एपिसोड 91 मार्शल शिखर। एक अध्याय। ये सुनकर विक्रमजीत सिंह की आंखों में चमक आ गई। तुम कह रहे हो कि जिस चीज की वे तलाश कर रहे हैं वह उनके ठीक सामने है। बिल्कुल सही, उन्हें कल यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन वे हिले नहीं हैं। ये स्पष्ट है कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। वेंगफी चेन नया नाम। वीरेंद्र पाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम इसी पल के लिए इतनी दूर तक पीछा नहीं करते आए हैं? विक्रमजीत सिंह का दिल जोरों से धड़क रहा था। स्वर्गीय खजाने हेवनली ट्रेशर्स गॉन थे, वह बस रवीना सिंह का चेहरा देखना चाहता था। इतने दिनों तक खुद को रोके रखने के बाद वह अब कैसे सब्र कर सकता था? वीरेंद्र पाल मुस्कुराया। भले ही वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें वह चीज नहीं मिली है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। युवा स्वामी विक्रम, कृपया थोड़ा और धैर्य रखें। मैं वादा करता हूं कि मैं उस औरत को उड़कर भागने नहीं दूंगा। विक्रमजीत सिंह थोड़ा अधीर था। पिछली बार छोटे शहर में वीरेंद्र पाल ने यही बात कही थी। अंत में उन्हें रास्ते में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब जब उसने फिर से वही बात कही तो विक्रमजीत सिंह थोड़ा नाखुश था, लेकिन वह ज्यादा अधीर दिखना नहीं चाहता था। इसलिए सोचने के बाद विक्रमजीत सिंह केवल इतना ही कह सका, तो हम ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और इंतजार करेंगे। अगर 2 दिनों में भी वे नहीं हिले तो हम कार्रवाई करेंगे। वीरेंद्र पाल ने विवशता से सिर हिलाया और अपने दिल में आह भरी। विक्रमजीत सिंह एक निकम्मा आदमी था जिसके दिल में केवल औरतें थीं। इस तरह का व्यक्ति भविष्य में निश्चित रूप से उच्च उपलब्धियां हासिल नहीं करेगा। अंधेरी रात और घाटी का रहस्य। रात अंधेरी थी और हवा तेज थी। घाटी में स्वस्थ हो रही रवीना सिंह ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उनकी थकान दूर हो चुकी थी और वह स्पष्ट रूप से पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उन्हें धन्यवाद देने के बाद उन्होंने और जीवप्ती त्रिपाठी ने कुछ खाने पीने के लिए निकाला। जल्द ही आधी रात हो जाएगी। उस समय ये घाटी यिन शक्ति यिन चीज से भर जाएगी। छोटे भाई, मुझसे ज्यादा दूर मत जाना। तुम्हारी खेती कल्टिवेशन ज्यादा नहीं है, इसलिए तुम्हारे शरीर में जीवन शक्ति युआन चीज सीमित है। तुम इसे व्यर्थ नहीं कर सकते। रवीना सिंह ने कठोरता से चेतावनी दी। जी, जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया। हालांकि उनके शक्ति केंद्र टेंशन में अमृत रस यांग लिक्विड की कुछ दर्जन बूंदें जमा थीं, इसलिए उन्हें खपत की समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी किसी को नहीं बताएंगे। दोनों थोड़ी देर और बातें करते रहे, तभी अचानक घाटी में बदलाव आया। तर्कसंगत रूप से जमीन से सैकड़ों फुट नीचे और चट्टानी दीवारों से घिरी घाटी में कोई हवा नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस समय घाटी में अचानक एक ठंडी हवा के सीटी बजाने की आवाज गूंज उठी। आवाज रात में रोती हुई औरत की तरह थी, जिससे किसी के रोंगटे खड़े हो सकते थे और उनका दिल डर से कांप सकता था। ठंडी हवा के अचानक बढ़ने के साथ ही जमीन से एक ठंडक उठी, जिसने जीवप्ती त्रिपाठी की सच्ची यांग गुप्त तकनीक ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट को अनैच्छिक रूप से संचालित होने के लिए उत्तेजित किया। इस तरह की ठंडक सीटी बजाती सर्दियों की हवा से लाई गई ठंडक जैसी नहीं लग रही थी। इसके बजाय इसमें एक तरह की अजीब भूतिया ठंडक थी जो किसी की हड्डियों में समा जाती थी। सच्ची यांग गुप्त तकनीक को एक बार फिर संचालित करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने आखिरकार अपने दिल की ठंडक को दूर किया। छोटे भाई, रवीना सिंह ने अचानक जीवप्ती त्रिपाठी को अपनी ओर खींचा, फिर एक बैंगनी जेड लटकन पर्पल जेड पेंडेंट निकाली और उसे अपने हाथ में दबा लिया। जैसे ही वह रवीना सिंह के पास आए, जीवप्ती त्रिपाठी ने महसूस किया कि आसपास की ठंडक अचानक पूरी तरह से गायब हो गई और इसके बजाय उनके चारों ओर एक गर्म एहसास बहने लगा। मेरे पास रहो, ज्यादा दूर मत जाना। यह जेड लटकन यिन शक्ति के आक्रमण का विरोध कर सकती है, रवीना सिंह ने धीरे से समझाया। हैरान होकर जीवप्ती त्रिपाठी ने बैंगनी जेड लटकन को देखा और पाया कि यह एक और कलाकृति आर्टिफैक्ट थी। रवीना सिंह के हाथ की हथेली में इसे दबाते हुए उन्होंने अपनी जीवन शक्ति वर्ल्ड चीक को इसमें डाला, जिससे जेड लटकन से एक मंद रोशनी निकली, जिसने आसपास की यिन शक्ति को दूर कर दिया। जीवप्ती त्रिपाठी को झटका लगा। इस वरिष्ठ बहन की कलाई पर कंगन एक कलाकृति था और अब उन्होंने जो जेड लटकन निकाली वह भी एक कलाकृति थी। उनके पास कुल कितनी थी? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? रवीना सिंह का चेहरा लाल हो गया। उनकी आवाज मच्छर जितनी धीमी थी। जीवप्ती त्रिपाठी खाली देख रहे थे, तभी उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जेड लटकन का प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था। जब दोनों एक साथ खड़े थे तो उनके शरीर लगभग छू रहे थे। उनकी बाहों और कंधों से वे एक दूसरे के शरीर का तापमान, कोमलता और खुशबू को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे।
रवीना सिंह ने भी ऐसा ही महसूस किया होगा। ऐसी अंतरंग स्थिति ने उन्हें परेशान कर दिया। उनकी आंखों में शर्म की एक परत धीरे धीरे दिखाई दी और उनके कानों के निचले हिस्से और गर्दन लाल हो गए। तुम्हारी जीवन शक्ति बहुत कीमती है, तुम इसे यहाँ बर्बाद नहीं कर सकते। तुम इसे केवल 9 यिन जीवन शक्ति संघनितोष 9 यिन युआन कंडेंसिंग ड्यू को वश में करने के लिए उपयोग कर सकते हो। रवीना सिंह ने कुछ कहने की कोशिश की, जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर के तापमान से अपना ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा उन्होंने इसके बारे में सोचा उतना ही स्पष्ट रूप से उन्होंने इसे महसूस किया। ये तो बस शुरुआत है, आधी रात तक इंतजार करो, ये पूरी घाटी यिन शक्ति से भर जाएगी। छोटे भाई, तुम्हें मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ठीक है, जीवप्ती त्रिपाठी ने हल्का सा सिर हिलाया। वे दोनों नहीं बोले, बस एक दूसरे के करीब खड़े रहे, चुपचाप आधी रात के आने का इंतजार करते रहे। कुछ दिल की धड़कनें, वह घबराहट की स्थिति में थे। रवीना सिंह का शरीर गर्म होता जा रहा था। जीवन में पहली बार उन्होंने एक चुभन वाला एहसास महसूस किया। उनका पूरा शरीर खुजली और असहनीय था। वह हलचल करना चाहती थी, लेकिन हलचल करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अंत में उनका शरीर हल्का सा कांप रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी ने उनकी शर्मिंदगी को देखा, उनकी खून जैसी त्वचा को देखा। भौहें चढ़ाईं और कहा, क्या होगा अगर मैं बाहर चला जाऊं? उन्हें अभी भी यिन शक्ति के आक्रमण का विरोध करने का पूरा भरोसा था। आखिरकार उनकी सच्ची यांग जीवन शक्ति ट्रू यांग युआनची यिन शक्ति का दुश्मन थी। भले ही खर्च हो जाए, यह ज्यादा खर्च नहीं होगी। इस छोटी वरिष्ठ बहन का चेहरा बहुत पतला था। जीवप्ती त्रिपाठी ने उन्हें इतना असहज देखा, उन्हें भी बहुत असहज महसूस हुआ। नहीं, रवीना सिंह ने जल्दी से सिर हिलाया, तुम बस मेरे पास खड़े रहो, बाहर मत जाओ। उन्होंने जिद की। जीवप्ती त्रिपाठी विवश थे। दूसरी ओर खून समूह ब्लड ग्रुप के लोगों ने पहले ही यहाँ की हलचल पर ध्यान दिया था और वे सभी दौड़कर आए। नीचे उमड़ती यिन शक्ति को देखते हुए वीरेंद्रपाल विचारमग्न दिखे। विक्रमजीत सिंह ने उत्साह से कहा, हॉल मास्टर वीरेंद्र, क्या वे सफल हो गए हैं? जब तक जीवप्ती त्रिपाठी और रवीना सिंह सफल हो जाते हैं, तब तक वे बिना किसी संकोच की कार्रवाई कर सकते हैं। वीरेंद्रपाल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह अभी भी ध्यान से नीचे देख रहे थे। नीचे की घाटी में निश्चित रूप से कुछ अजीब था, लेकिन वीरेंद्रपाल के ज्ञान और अनुभव के साथ वह अभी भी इसे नहीं देख पा रहे थे। विक्रमजीत सिंह को इतना उत्सुक देखकर वीरेंद्रपाल ने विवशता से कहा, वे सफल हुए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यह एक संकेत है कि एक खजाना सामने आने वाला है। हम क्यों नहीं? वीरेंद्रपाल अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही विक्रमजीत सिंह ने अधीरता से टोक दिया, इंतजार नहीं, चून की खजाना सामने आने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसे चाहते हैं या नहीं। हॉल मास्टर वीरेंद्र, आइए हम अभी उनसे निपटे, खजाना बाद में लेना देर नहीं होगी। वीरेंद्रपाल ने आह भरी। वह केवल सिर हिला सका। ठीक है, चलो करते हैं। रात के अंधेरे में विक्रमजीत सिंह की आंखों में एक कपटी रोशनी चमकी। ये सोचकर कि वह नकाबपोश सुंदरी जल्द ही अपने सभी बचाव से रहित हो जाएगी, उसके सामने अपना खूबसूरत चेहरा प्रकट करेगी और फिर उसके क्रोच के नीचे आनंद लेगी, विक्रमजीत सिंह अपने दिल के उत्साह को नहीं दबा सका। जीवप्ती त्रिपाठी, ओह जीवप्ती त्रिपाठी, तुम मेरी औरत के बारे में विचार रखने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें पश्चाताप का स्वाद चखाऊंगा। बाद में मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कि मैं तुम्हारी औरत को कैसे अपमानित करता हूँ। उसे बुरी तरह से चीखने दूंगा, फिर मैं तुम्हारे गुस्से और विवशता का आनंद लूंगा। 13 लोगों के समूह ने अब और अपने ठिकाने को छिपाने की परवाह नहीं की। वीरेंद्रपाल के आदेश के तहत वे एकजुट होकर घाटी में कूद गए। तूफान हाउस स्टॉर्म हाउस नया नाम, भयंकर आंधी मंडप का संयमित कठोर शरीर टेम्पर्ड बॉडी शिष्य सबसे दयालु था। उसने दर्जनों फुट नीचे कूदने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अधीर विक्रमजीत सिंह ने उसे नीचे लात मारी। वह मौके पर ही गिरकर मर गया। न्यूलैंड धीरज पाठक और अन्य गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अत्यधिक अपमानित महसूस किया। नए चीनी नाम और हिंदी रूपांतरण। वेन फेई चैन वीरेंद्रपाल 9 यिन युआन कंडेंसिंग ड्यू 9 यिन जीवन शक्ति संघनितोष स्टॉर्म हाउस भयंकर आंधी मंडप। ये गद्यांश एक उपन्यास के मध्य का हिस्सा प्रतीत होता है, जहां मुख्य चरित्रों जीवप्ती त्रिपाठी और रवीना सिंह को खतरा है। शुरुआत में विक्रमजीत सिंह और वीरेंद्रपाल घाटी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। विक्रमजीत सिंह अधीर है क्योंकि वह रवीना सिंह को पकड़ना चाहता है, जबकि वीरेंद्रपाल थोड़ा रणनीतिक है लेकिन विक्रमजीत सिंह की अक्षमता से परेशान है। दृश्य घाटी के अंदर बदल जाता है, जहां रवीना सिंह स्वस्थ हो गई है और जीवप्ती त्रिपाठी के साथ हैं।
आधी रात को येन शक्ति येन चीख के बढ़ने की चेतावनी है, जो जीवक्ति त्रिपाठी के कम खेती के स्तर के कारण खतरनाक है। रवीना सिंह जीवक्ति त्रिपाठी को अपनी कलाकृति आर्टिफैक्ट जेड लटकन के पास रहने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे वे अत्यधिक नज़दीकी में आ जाते हैं। ये नज़दीकी रवीना सिंह के लिए शर्मनाक और असहज है, जो जीवक्ति त्रिपाठी की चिंता को बढ़ाती है। अंत में विक्रमजीत सिंह की अधीरता हावी हो जाती है। वह खजाने के आने के संकेत को देखकर तुरंत हमला करने का फैसला करता है। वह जीवक्ति त्रिपाठी को अपमानित करने और रवीना सिंह पर हावी होने की अपनी बुरी इच्छाओं को प्रकट करता है। खून समूह के हमले की पुष्टि होती है और भयंकर आंधी मंडप के एक शिष्य की मौत से विक्रमजीत सिंह की क्रूरता स्पष्ट होती है। ये गद्यांश तनाव को चरम पर पहुंचाता है, खतरे और रोमांस का मिश्रण करता है और मुख्य चरित्रों के लिए आने वाले खतरनाक मुठभेड़ के लिए मंच तैयार करता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं जीवक्ति त्रिपाठी और रवीना सिंह पर आने वाले हमले के बारे में और जानने के लिए आगे के अध्याय की व्याख्या करूं? अध्याय 92 खूनी युद्ध का उद्घोष। खूनी युद्ध गिरोह और भयंकर आंधी मंडप के लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे। मरने से पहले संयमित कठोर शरीर साधक की चीख अतुलनीय रूप से शोकपूर्ण थी और वह रात के सन्नाटे में दूर दूर तक फैल गई। जीवक्ति त्रिपाठी और रवीना सिंह ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। उनके भाव बदल गए और वे उस दिशा में देखने लगे। उन्हें सचमुच नहीं पता था कि इन दिनों इतने सारे दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे। वीरेंद्रपाल की ट्रैकिंग विधि काफी अच्छी थी और उनके बीच की दूरी भी बहुत सुरक्षित थी, इसलिए उन्हें खोजे जाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। हालांकि रवीना सिंह वियोग और पुनर्मिलन सीमा के शिखर पर थी, फिर भी वह बहुत दूर की हलचल का पता नहीं लगा सकती थी। वीरेंद्रपाल की योजना स्वाभाविक रूप से सुचारू रूप से चली गई थी। यहाँ दूसरे लोग क्यों आएंगे? रवीना सिंह ने भौहें चढ़ाईं, वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई। जीवक्ति त्रिपाठी का भाव भी ठंडा पड़ गया। इस छोटी वरिष्ठ बहन के अनुसार ये जगह सिर्फ एक सामान्य घाटी थी। हर साल 7वें महीने के 7वें दिन आसमान और धरती में एक बदलाव होता था, इसलिए ये किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं करता। दूसरे शब्दों में, वे लोग जो ज्यादा दूर नहीं थे, या तो इस समय आसपास थे और यहाँ के बदलाव को देखा, या फिर वे पूर्व नियोजित थे और उन दोनों का पीछा करते हुए यहाँ तक आए। बाद वाले की संभावना बहुत अधिक थी, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे थे। कुछ लोग असल में कूदते समय गिरकर मर गए। ये काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला का आंतरिक भाग था। अगर ये लोग सचमुच केवल दवा ढूंढने और दानव जानवर का शिकार करने के लिए पहाड़ पर आए होते, तो वे कम ताकत वाले लोगों को नहीं लाते और इतने सारे लोगों का एक साथ चलना भी असंभव था। शायद मुसीबत है। जीवक्ति त्रिपाठी के विचार तेजी से बदल गए और उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। चलो पहले छिप जाते हैं। ठीक है, रवीना सिंह ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। जाना चाहते हो? पीछे से अचानक एक ठंडी चीख आई और फिर एक आकृति अचानक उन दोनों के सामने दिखाई दी। एक हथेली का वार हुआ, जिसने जीवक्ति त्रिपाठी और रवीना सिंह के कदमों को रोक दिया। जीवक्ति त्रिपाठी और रवीना सिंह आने वाले की ताकत से हैरान थे और वे दोनों पीछे कूदकर बच गए, अपने शरीरों में जीवन शक्ति को संचालित किया और चुपके से सतर्क हो गए। जीवक्ति त्रिपाठी ने इस व्यक्ति के सच्चे इरादों का पता लगाने से पहले सद्भावना के सभी बहाने छोड़ने का इरादा नहीं किया। वीरेंद्रपाल सबसे पहले यहाँ आया और जीवक्ति त्रिपाठी और रवीना सिंह को रोका। ये देखकर कि वे व्यवहार कर रहे थे, उसने फिर से हमला नहीं किया और बस चुपचाप देखता रहा। जीवक्ति त्रिपाठी ने वीरेंद्रपाल की आंखों को नहीं पकड़ा, लेकिन नकाबपोश रवीना सिंह ने उसकी आंखों में चमक ला दी। उसने अपने आप से सोचा, ये कितनी नाजुक और शुद्ध छोटी लड़की है। हालांकि वह उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, उसकी आंखें सितारों की तरह साफ थीं, जो निश्चित रूप से एक सामान्य लड़की के पास नहीं हो सकता था। इससे भी बढ़कर इस छोटी लड़की का आकार भी उत्कृष्ट था। उन आंखों को देखकर वीरेंद्रपाल भी, जिसे महिलाओं का ज्यादा शौक नहीं था, उत्साह की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सका। अगर वह विक्रम होता तो कौन जानता था कि उसने किस तरह का भद्दा भाव प्रकट किया होगा। वे तीनों काफी देर तक आमने सामने खड़े रहे। जीवक्ति त्रिपाठी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहा, लेकिन पाया कि सामने वाला मध्यम आयु का व्यक्ति बहुत मजबूत था। वह बस वहां खड़ा था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह उसके भागने के सभी रास्तों को रोक रहा है। ये व्यक्ति एक जीवन शक्ति विशेषज्ञ है। छोटे भाई, जल्दबाजी में काम मत करना। रवीना सिंह ने उसके विचारों को समझा और जीवक्ति त्रिपाठी से फुसफुसाया। जीवन शक्ति विशेषज्ञ। जीवक्ति त्रिपाठी ने धीरे से सांस ली और अपने दिल की बेचैनी को दबा दिया।
थोड़ी देर बाद खूनी युद्ध गिरोह और भयंकर आंधी मंडप के लोगों का समूह आखिरकार पहुंच गया। वे वीरेंद्र पाल के आसपास बिखर गए और जीवप्ती त्रिपाठी और रवीना सिंह को क्रूर आंखों से देखा। तुम लोग कौन हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आंखें छोटी की और चारों ओर देखा, लेकिन पाया कि वह आने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचानता था। उसका दिल संदेहों से भरा हुआ था और वह मदद किए बिना नहीं पूछ सका। उसे यह नहीं पता था कि इस समूह में असल में कुछ लोग थे जिन्हें वह जानता था। हालांकि उनकी ताकत बहुत कम थी और वे सभी रास्ते में दानव जानवर द्वारा खा लिए गए थे। बचा हुआ अकेला व्यक्ति अभी कूदते समय गिरकर मर गया था। वह व्यक्ति जो तुम्हारी जान चाहता है। विक्रम वीरेंद्र पाल के पीछे से चमकता हुआ बाहर निकला और अनायास ही ठंडी मुस्कान दी। जब उसने रवीना सिंह को देखा तो उसकी दोनों आंखों से तुरंत एक हरी भरी रोशनी निकली। बिना किसी संकोच के उसने रवीना सिंह के शरीर पर अपनी निगाह दौड़ाई और प्रशंसा की। अद्भुत, अद्भुत, क्या शुद्ध और प्यारी लड़की है। ये युवा स्वामी सचमुच यहाँ व्यर्थ नहीं आया। रवीना सिंह की भौहें तन गईं, उनका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। चुपचाप वह जीवप्ती त्रिपाठी के पीछे छिप गईं। हालांकि उनकी ताकत जीवप्ती त्रिपाठी से कहीं ज्यादा थी, फिर भी वह एक ऐसी लड़की थी जो दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। इस तरह छिपना उन्हें कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं देता था। इसके बजाय उन्हें ये स्वाभाविक महसूस हुआ। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, इसलिए जब वे इस तरह खड़े हुए तो जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक अपनी पीठ पर दो नर्म गांठों को दबाते हुए महसूस किया। वह मदद किए बिना चुपचाप एक गहरी सांस नहीं ले सका और अपनी पीठ सीधी कर ली। इस तरह के संकट में जीवप्ती त्रिपाठी का मनोदशा शांत था और कोई लहर नहीं थी। उसने एक पल के लिए विचार किया और कहा, क्या तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी है? अब जीवप्ती त्रिपाठी को यकीन था कि दूसरी तरफ संयोग से यहाँ नहीं आई थी। वे निश्चित रूप से पूर्व नियोजित थे, नहीं तो वे मिलते ही दुश्मनी से भरे नहीं होते। क्या इन लोगों को कोषाध्यक्ष अनीश और उनके शिष्य ने भड़काया था, या उसने उन्हें खुद भड़काया था? जीवप्ती त्रिपाठी को स्पष्ट रूप से जांच करनी थी। आखिरकार अगर वह मर भी जाता है तो उसे कम से कम सच्चाई जानकर मरना चाहिए, है ना? बेशक दुश्मनी है। विक्रम को महसूस हुआ कि जीत उसके हाथों में है, इसलिए वह अपनी पहचान नहीं छिपाना चाहता था। छोटे बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं विक्रम हूँ, खून समूह के विक्रमजीत सिंह का पोता। तुमने रेशमा के बारे में विचार रखने की हिम्मत की, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारा अंत ऐसा होगा? जीवप्ती त्रिपाठी हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उससे परेशानी ढूंढने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होगा। इस दुश्मनी का कारण बहुत आधारहीन था। वह और रेशमा केवल 3 बार मिले थे, इसलिए उनकी ज्यादा दोस्ती नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से इस व्यक्ति ने उसे प्यार में प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा। एक खलनायक की अस्थिरता पर शोक व्यक्त करने के अलावा जीवप्ती त्रिपाठी और क्या कह सकता था? हालांकि जब उसने विक्रमजीत सिंह का उल्लेख किया तो जीवप्ती त्रिपाठी को वह बूढ़ा आदमी याद आया जिससे वह खून समूह के खनन क्षेत्र में मिला था। उस समय विक्रमजीत सिंह ने उसे अपमानित किया था। जीवप्ती त्रिपाठी इसे भूला नहीं था। विक्रम के बोलने के बाद न्यूलैंग नया नाम ध्रुव पाठक ने भी उदासी से कहा, धीरज पाठक मेरा छोटा भाई है। वह और राजकुमार राणा एक साथ गायब हो गए थे। छोटे बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या उनका गायब होना तुम्हारे कारण हुआ है? अप्रत्याशित रूप से 2 समूह उससे परेशानी ढूंढने आए थे। जीवप्ती त्रिपाठी तुरंत पूरी कहानी समझ गया। उसने चुपके से आह भरी कि उसका बहुत चेहरा था। पंख छोड़ने के बाद पहली बार उसे अप्रत्याशित रूप से 2 समूहों ने निशाना बनाया। इसके अलावा उन्होंने इतनी बड़ी ताकत भी भेजी। इस बार उसने रवीना सिंह को फंसा दिया था। एक गहरी सांस लेते हुए जीवप्ती त्रिपाठी के चेहरे पर कोई डर नहीं दिखाई दिया। यहाँ तक कि उसका भाव भी बहुत शांत था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से रवीना सिंह की उंगलियों को चुटकी दी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुद ही निकलने का मौका ढूंढो। चूंकि उसने खुद ही ये परेशानी खड़ी की थी, वह रवीना सिंह को अपने साथ दुख नहीं दे सकता था। अगर वह खुद चली जाती है तो उसे शायद एक मौका मिल सकता है। उसे अपने साथ लाना केवल एक बोझ होगा। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी की आवाज नर्म थी, सामने वाले लोगों ने फिर भी इसे स्पष्ट रूप से सुना। विक्रम जोर से हंसा, जाना चाहते हो? यह इतना आसान कैसे हो सकता है? ये युवा स्वामी इतने दिनों से तुम्हारे साथ पहाड़ों में रहा है। कोई इनाम क्यों नहीं होगा? जीवप्ती त्रिपाठी, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। जहां तक तुम्हारे पीछे उस छोटी लड़की की बात है, वह
केवल इस युवा स्वामी का खेलने का खिलौना बन जाएगी। चिंता मत करो, मैं उसे अभी नहीं मारूंगा। जब तक मैं उससे खेलकर थक नहीं जाता, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा ठंडा था। वह गुस्से से चिल्लाया, जाओ। उसी समय वह मुड़ा और रवीना सिंह की बाहों को पकड़ा। उसकी हैरान आंखों के तहत उसने पूरी ताकत का उपयोग करके उसे दूर फेंक दिया। यह कोरी कल्पना है। वीरेंद्रपाल ठंडी मुस्कान दी। उसकी आकृति चमकी और अचानक रवीना सिंह के पीछे दिखाई दी। उसने अपनी हथेली से उसकी पीठ पर वार किया। मार्शल शेखर, अध्याय 93, देवी का सुरक्षा कवच। वीरेंद्रपाल का हमला मारने के लिए नहीं था, बल्कि रवीना सिंह के पीछे हटने के रास्ते को रोकने के लिए था। रवीना सिंह की प्रतिक्रिया भी धीमी नहीं थी। हालांकि वह जीवप्ती त्रिपाठी के हमले से चकित हो गई थी, वीरेंद्रपाल का हमला उन तक पहुंचने से पहले ही वह मुड़ चुकी थी। उन्होंने वीरेंद्रपाल के हमले का सीधे सामना किया और बाद वाले की गति का उपयोग करके हल्के से वापस जीवप्ती त्रिपाठी के पास आ गईं। आह! जीवप्ती त्रिपाठी इस दृश्य को देखकर आह भरे बिना नहीं रह सका। एक जीवन शक्ति विशेषज्ञ के यहाँ पहरेदारी करने और प्रतिद्वंद्वी की अच्छी तरह से प्रशिक्षित टुकड़ियों के साथ ये संभावना थी कि यह एक पूर्व नियोजित योजना थी। इस बार उनके लिए भागना मुश्किल होगा। हॉल मास्टर वीरेंद्र, इस लड़की को मेरे लिए पकड़ो। अगर वह विरोध करने की हिम्मत करती है। विक्रम ने क्रूरता से मुस्कुराया, उसकी बाहों और पैरों को तोड़ना ठीक है, बशर्ते कि तुम उसके चेहरे को नुकसान न पहुंचाओ। मैं देखना चाहता हूं कि इस घूंघट के नीचे किस तरह की अद्वितीय सुंदरी छिपी हुई है। वीरेंद्रपाल ने हंसते हुए कहा, युवा स्वामी विक्रम, कृपया आश्वस्त रहें। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मूल रूप से वह थोड़ा चिंतित था कि विक्रम लड़ाई में रवीना सिंह को घायल करने के लिए उसे दोषी ठहराएगा, लेकिन चूंकि उसने कहा था कि उसके हाथ और पैर तोड़ना ठीक है, तो वीरेंद्रपाल को और किस बात की चिंता थी। लॉन परिवार का ये युवा स्वामी काफी उत्साहित था। कम से कम उसे कुछ आत्म जागरूकता थी और वह जानता था कि वह इस लड़की का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वह उसके हाथ और पैर तोड़ सका, तो वह जो चाहे कर सकता था। दोनों के बीच की बातचीत जीवप्ती त्रिपाठी और रवीना सिंह ने सुन ली और उनकी आंखों में गुस्सा झलक उठा। वीरेंद्रपाल जोर से हंसा, छोटी लड़की, तुमने भी युवा स्वामी विक्रम की बातें सुन ली। अगर तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो आज्ञाकारी होकर खुद को पकड़ने दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम विरोध करने पर अड़ी रहती हो, तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। रवीना सिंह ने थूक दिया, सोचो भी मत। अच्छा अच्छा अच्छा। वीरेंद्रपाल ने ठंडी मुस्कान दी, तुमने खुद ही मांगा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर एक निगलने की तरह हवा में ऊपर उठ गया और उसकी दोनों हथेलियों ने वार किया। एक जीवन शक्ति विशेषज्ञ की ताकत जोरदार ढंग से फूट पड़ी और केवल एक बाघ की दहाड़ की आवाज सुनाई दी। जो हथेली की हवा बाहर धकेली गई थी, वह अचानक बाघ के सिरों में बदल गई, जो रवीना सिंह की ओर झपटते हुए अपने दांत दिखा रहे थे। इन हथेलियों में समाहित शक्ति को महसूस करते हुए रवीना सिंह का भाव भी गंभीर हो गया। उनके दो पतले हाथ नाच उठे और जल्दी से कुछ उंगली की हवा को हथेलियों से मिलने के लिए इशारा किया। फिर उन्होंने एक अजीब हाथ मुद्रा बनाए और अपने माथे पर नीलम की ओर इशारा किया। उनकी जीवन शक्ति हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। हालांकि उन उंगली की हवा की शक्ति कम नहीं थी, वे वीरेंद्रपाल के हमले को रोक नहीं सके। वे केवल उन बाघों के सिरों की गति को थोड़ा धीमा करने में सफल रहे, इससे पहले कि वे पूरी तरह से निगल लिए जाएं। अगले ही पल हमला रवीना सिंह के सामने आ गया। यह अप्रत्याशित घटना इतनी तेजी से हुई कि जब तक जीवप्ती त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे बाघ के सिर एक के बाद एक रवीना सिंह की ओर काटते गए। जैसे ही वे उसे गंभीर रूप से घायल करने वाले थे, उनके माथे पर नीलम अचानक एक रहस्यमय लहर के साथ उतार चढ़ाव करने लगा। इस लहर के साथ एक अर्ध गोलाकार प्रकाश पर्दा अचानक दिखाई दिया, एक बड़े उल्टे कटोरे की तरह, जो उसे और जीवप्ती त्रिपाठी को पूरी तरह से ढक रहा था। वीरेंद्रपाल का हमला आखिरकार पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वे शानदार बाघ के सिर प्रकाश पर्दे को छूते थे, वे कराहते थे और बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। रवीना सिंह का शरीर नहीं हिला, उनका चेहरा हवा की तरह शांत था। वीरेंद्रपाल जमीन पर उतरा, उसकी दोनों आंखें चौंककर प्रकाश पर्दे को घूर रही थीं और अनजाने में चिल्लाया, स्वर्ग श्रेणी की कलाकृति, हेवन ग्रेड आर्टिफैक्ट। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, विक्रम समेत सभी की आंखें जल उठी, जिसकी आंखों में वासना थी। क्या? विक्रम ने आखिरकार अपना ध्यान रवीना सिंह से हटाया और अपना सिर वीरेंद्रपाल की ओर मोड़ा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, हॉल मास्टर वीरेंद्र, तुमने अभी क्या कहा?
वीरेंद्र पाल का चेहरा कांप उठा, उसकी आंखों में लालच के निशान फूट रहे थे। उसने अपनी लार ली और कहा, स्वर्ग श्रेणी की कलाकृति, मेरे हमले को आसानी से रोकने में सक्षम होना, ये बिना किसी संदेह के एक स्वर्ग श्रेणी की कलाकृति है। सचमुच। विक्रम उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार वह सिर्फ जीवप्ती त्रिपाठी इस छोटे चरित्र से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने अनजाने में एक छाया में एक विल्लो पेड़ लगा दिया। उसे न केवल एक सुंदरी मिलेगी, बल्कि उसे एक स्वर्ग श्रेणी की कलाकृति भी मिलेगी। इसके अलावा यह एक रक्षात्मक प्रकार की कलाकृति थी, जो एक आक्रामक प्रकार की कलाकृति से ज्यादा कीमती थी। एक स्वर्ग श्रेणी की कलाकृति अमूल्य थी। खून समूह के पास केवल एक थी, और वह अभी भी हुमान नया नाम हुकुम सिंह के हाथों में थी। अगर उसने ये कलाकृति अपने दादा को दी, तो उसके दादा की ताकत एक पूरे नए स्तर तक बढ़ जाएगी, और शायद हुमान भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। इसे छीन लो, उसे इसे छीनना ही होगा। विक्रम ने उत्साह से चिल्लाया, हॉल मास्टर वीरेंद्र, अगर तुम इस कलाकृति को छीन सकते हो, तो भविष्य में खून समूह के उपनेता डेप्यूटी लीडर का पद तुम्हारा होगा। वीरेंद्र पाल का भाव चमक उठा, मास्टर विक्रम के पक्ष के लिए बहुत धन्यवाद। हालांकि उसने ऐसा कहा, वीरेंद्र पाल जानता था कि इस स्वर्ग श्रेणी की कलाकृति की रक्षा को तोड़ने में इतना आसान नहीं होगा। ये देखकर कि उसका हमला पूरी तरह से अप्रभावी था, वीरेंद्र पाल जानता था कि यह चबाने के लिए एक मुश्किल हड्डी थी। सौभाग्य से इस छोटी लड़की की ताकत ज्यादा नहीं थी, इसलिए वह निश्चित रूप से इस बाधा को लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाएगी। जब तक वह हमला जारी रखता है, इस बाधा को तोड़ने का एक अवसर होगा। शुरू करो, ये सोचकर वीरेंद्र पाल हल्के से चिल्लाया और प्रकाश बाधा पर हमला करने की पहल की। उसी समय खून समूह के अन्य विशेषज्ञों ने भी जोरदार ढंग से अपने कौशल दिखाए। एक पल में प्रकाश बाधा पर लहरों की परतें दिखाई दी, लेकिन रवीना सिंह और जीवप्ती त्रिपाठी, जो प्रकाश बाधा से सुरक्षित थे, पूरी तरह से असुरक्षित थे। सभी हमलों को प्रकाश बाधा ने रोक दिया था। घटनाओं के इस अचानक बदलाव ने जीवप्ती त्रिपाठी को भागने की थोड़ी उम्मीद दी। उसकी आंखों में एक चतुर रोशनी झलकी, और उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था, प्रकाश बाधा के टूटने से पहले बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। छोटे भाई, क्या तुम डरे हुए हो? रवीना सिंह ने अचानक पूछा। क्या? जीवप्ती त्रिपाठी उसे देखने के लिए मुड़ा। हम मर सकते हैं, क्या तुम डरे हुए हो? मैं किस बात से डरूं? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जीवप्ती त्रिपाठी ने जवाब दिया, और 10 फुट से ज्यादा दूर से विक्रम को ठंडी नजरों से देखा। अगर वे इस व्यक्ति को पकड़ सकते हैं, तो उनके पास एक सौदेबाजी की चिप होगी। हालांकि खून समूह के इतने सारे विशेषज्ञों की नाकेबंदी को तोड़ना और विक्रम को पकड़ना यह आसान काम नहीं था। भले ही रवीना सिंह कार्रवाई करें, वह ऐसा नहीं कर पाएंगी। मैं नहीं डरी हूँ, रवीना सिंह ने धीरे से मुस्कुराया। उन्हें अभी तक नहीं पता कि उन्हें किसका सामना करना पड़ेगा। जीवप्ती त्रिपाठी उनके शब्दों से हक्का बक्का रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह उनके शब्दों का अर्थ समझ पाता, पूरी घाटी अचानक बदल गई। आधी रात हो गई थी। 7 जुलाई, यिन शक्ति का एकत्रीकरण। ये वह जगह थी जहां 9 यिन मिलते थे। अचानक जमीन से एक के बाद एक ठंडी यिन शक्ति यिन ची की लहरें निकली। ये यिन शक्ति उमड़ रही थी, जैसे कि अजीब विशाल हाथ एक के बाद एक जमीन से बाहर निकल रहे थे। वे लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे थे, जिससे लोगों को सिर्फ देखकर ही डर लगता था। पलक झपकते ही पूरी घाटी का तापमान गिर गया, और हड्डी को ठंडा कर देने वाली सर्दी ने सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया। खून समूह के विशेषज्ञ, जो प्रकाश बाधा को घेर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ है, और जल्दी से अपनी जीवन शक्ति को यिन शक्ति के कटाव का विरोध करने के लिए संचालित किया। सौभाग्य से, हालांकि यिन शक्ति ने लोगों को असहज महसूस कराया, ये घातक नहीं थी। जब तक वे इसका विरोध करने के लिए अपनी जीवन शक्ति को संचालित करते थे, तब तक कोई बड़ी बाधा नहीं होगी। यहाँ तक कि भयंकर आंधी मंडप के छोटे चरित्र भी इसका विरोध कर सकते थे, खून समूह के लोगों की तो बात ही क्या। हालांकि अगर वे यहाँ लंबे समय तक रहे, शायद उनकी जीवन शक्ति खत्म हो जाएगी, और उस समय वे ठंड से मर जाएंगे। थोड़ी देर बाद पूरी घाटी यिन शक्ति से ढक गई। रवीना सिंह अचानक हिली। उनकी आकृति सुंदर थी, जैसे कि वह नाच रही हो। एक अजीब हाथ मुद्रा के साथ उनके शरीर में जीवन शक्ति अनगिनत हिस्सों में विभाजित हो गई और सभी दिशाओं में बिखर गई। नए नाम जो अब याद रखे जाएंगे। हेवन ग्रेड आर्टिफैक्ट स्वर्ग श्रेणी की कलाकृति। हुमान हुकुम सिंह, डेप्यूटी लीडर उपनेता। रवीना सिंह का अंतिम कार्य और घाटी में आने वाला यिन शक्ति का उभार कहानी को एक रोमांचक मोड़ देता है।
क्या जीवप्ती त्रिपाठी और रवीना सिंह मिलकर इस खतरे से बच पाएंगे? मार्शल शिखर, अध्याय 94, यिन शक्ति का तांडव। रवीना सिंह की कार्रवाई के साथ ही पूरी पहाड़ी घाटी में घनी यिन शक्ति ने प्रतिक्रिया की। ऊपर से नीचे देखने पर यह उबलते पानी के एक बर्तन जैसा लग रहा था। यिन शक्ति में जैसे अपनी जान थी, क्योंकि वह पहाड़ी घाटी में लगातार उलट-पुलट और रेंग रही थी। ये दृश्य अत्यंत भयानक था। अच्छा नहीं, वीरेंद्र पाल चिल्लाया। हालांकि वह नहीं जानता था कि रवीना सिंह क्या कर रही थी। एक जीवन शक्ति 5वें चरण युआनची 5th स्टेज के विशेषज्ञ के रूप में उसे अभी भी कुछ अंतर्दृष्टि थी। इस महिला ने शायद इस पहाड़ी घाटी में किसी तरह का आत्मा सरनी स्पिरिट अरे व्यवस्थित किया था और अब वह उसे सक्रिय कर रही थी। अगर उसने सचमुच उसे इस अज्ञात गठन को सक्रिय करने के लिए कहा तो उसे डर था कि इस बार स्थिति में कोई बदलाव आएगा। चलो जल्दी से इस प्रकाश पर्दे को मेरे लिए तोड़ो, वीरेंद्र पाल दहाड़ा। वह आत्मा सरनी के सक्रिय होने से पहले रवीना सिंह को पकड़ना चाहता था। नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम लोग भी यहाँ आओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। वीरेंद्र पाल और भयंकर आंधी मंडप के बाकी लोगों ने चिल्लाया। ध्रुव पाठक, न्यू लैंग और अन्य लोगों ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। मूल रूप से इस तरह की भयंकर लड़ाई में वे पूरी तरह से बेकार थे। वे अपनी ताकत भी जानते थे, इसलिए वे बस एक तरफ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। हालांकि वीरेंद्र पाल के आदेश के साथ वे मदद किए बिना शामिल नहीं हो सके। इन लोगों के हमले बहुत कमजोर थे, लेकिन वे कम या ज्यादा प्रकाश पर्दे की रक्षा को खत्म कर सकते थे। 12 लोगों के समूह ने पहले ही अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके बिना किसी परवाह के अर्धगोलाकार प्रकाश पर्दे पर हमला कर दिया था। प्रकाश पर्दे पर एक के बाद एक लहरें दिखाई दी। ये ढहने के कगार पर लग रहा था, लेकिन यह अभी भी पहले की तरह मजबूत था। प्रकाश पर्दे के अंदर जीवप्ती त्रिपाठी चिंता से जल रहे थे। वह मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका। वह केवल रवीना सिंह की रक्षा कर सकता था। अगर प्रकाश पर्दा टूट जाता है तो वह अपना काम कर सकता था। रवीना सिंह की हरकतें तेज होती जा रही थीं। उनके दोनों हाथ पहले ही परछाइयों में बदल चुके थे। पहाड़ी घाटी में ठंडी हवा तेज और तेज होती जा रही थी। ये भूतों के रोने और भेड़ियों के गुर्राने जैसा लग रहा था, जिससे लोगों को डर लगता था। वीरेंद्र पाल के गरिमा में भाव में लालच का एक निशान था। उसने पाया कि उसने अभी भी इस रक्षात्मक कलाकृति के ग्रेड को कम आंका था। ये कम से कम एक स्वर्ग श्रेणी उच्च रैंक रक्षात्मक कलाकृति थी, नहीं तो इतने लंबे समय तक बिना टूटे रहना असंभव होता। स्वर्ग श्रेणी उच्च रैंक, यह एक अमर उत्थान सीमा इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री, नया नाम अमरता आरोहण सीमा मास्टर के पूरे झटके को सहन करने के लिए पर्याप्त थी। इस चीज को रखने का मतलब था कि एक अतिरिक्त जीवन होना। एक पूरे अगरबत्ती जितना समय बीतने के बाद प्रकाश पर्दे पर अचानक एक छोटी सी दरार दिखाई दी। दरार के दिखाई देने के बाद रवीना सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। इस रक्षात्मक गुप्त खजाने को सक्रिय करने के लिए उन्होंने बहुत अधिक जीवन शक्ति का खर्च किया था और अब उन्हें पिछली व्यवस्था को सक्रिय करने के लिए बहुकार्य करना पड़ा। उनके शरीर में जीवन शक्ति एक ऐसी बाढ़ की तरह थी जिसने बांध को तोड़ दिया था, जोरदार ढंग से बाहर बह रही थी। आशा की एक झलक देखकर वीरेंद्र पाल ने सभी को हमला करने के लिए उकसाया, जबकि उसने भी अपना अंतिम चाल चलाया। उसके शरीर पर जीवन शक्ति उमड़ने लगी और उसने अपनी हथेली को एक शांत और धीमे ढंग से आगे धकेला। जैसे ही उसकी हथेली प्रकाश पर्दे से टकराई, पूरा प्रकाश पर्दा हिंसक रूप से हिल गया। रवीना सिंह का नाजुक शरीर कांप उठा और उनका चेहरा और भी पीला पड़ गया। कच्चा प्रकाश पर्दा आखिरकार एक मकड़ी के जाल की तरह टूट गया। हा, वीरेंद्र पाल जोर से हंसा। उसे भरोसा था कि जैसे ही वह अपनी हथेली से फिर से वार करेगा, ये प्रकाश पर्दा पूरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी अगली हथेली से वार कर पाता, पहाड़ी घाटी में उमड़ती यिन शक्ति अचानक शांत हो गई और भूतों के रोने और गुर्राने की आवाजें भी एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गईं। रवीना सिंह की साफ आंखें सितारों की तरह चमकी जैसे ही उन्होंने चिल्लाया, मुहर लगाओ। इस पल रवीना सिंह की तैयारियां आखिरकार पूरी हो गईं। हुआ लाला, आसमान में जंजीरों के स्विंग होने की आवाज अचानक गूंज उठी, एक आत्मा उत्तेजक धुन की तरह। सभी ने चौंककर अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि कई मोटी और काली जंजीरें जो कई मीटर लंबी थीं, हवा में मंडरा रही थीं। ये जंजीरें पूरी तरह से घनी यिन शक्ति से बनी थीं और एक भयानक ठंडक निकाल रही थीं जिससे किसी का दिल कांप जाता था। ये यिन शक्ति जंजीरें खून समूह और भयंकर आंधी मंडप के सदस्यों के सिरों के ऊपर उड़ गईं
और अगले पल जैसे कि उनका अपना दिमाग हो, वे नीचे झपट पड़ी। वीरेंद्रपाल का रंग बहुत बदल गया, ये जानकर कि वह अभी भी एक कदम बहुत देर हो चुका था, और जल्दी से अपनी हथेली से प्रकाश पर्दे की ओर वार किया। उसी समय रवीना सिंह का शरीर हिल गया और उनके पास अब अपनी स्वर्ग श्रेणी की कलाकृति को उत्तेजित करने की ताकत नहीं थी। ये हथेली का वार बिना किसी बाधा के सीधे रवीना सिंह की ओर गया। इस नाजुक पल में जीवक्ति त्रिपाठी, जो किनारे पर सतत थे, को आखिरकार कार्रवाई करने का एक मौका मिला। इससे पहले कि हथेली का वार रवीना सिंह से टकराता, उसने जल्दी से उसे पीछे खींच लिया, लेकिन वह अभी भी हथेली के किनारे से बह गई। उसका नाजुक शरीर कांप उठा और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। जीवक्ति त्रिपाठी ने उसे कमर से उठाया और पीछे देखे बिना भाग गया। दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी और उनकी ताकत बहुत मजबूत थी। वह सीधे उनका सामना करने के लिए इतना बेवकूफ नहीं था। जैसे ही जीवक्ति त्रिपाठी रवीना सिंह को लेकर भाग रहे थे, इन शक्ति जंजीरों ने आखिरकार खून समूह के विशेषज्ञों को जकड़ लिया। कुल 8 जंजीरें थीं। वीरेंद्रपाल रवीना सिंह के ध्यान का केंद्र था और 3 जंजीरों से निशाना बनाया गया था। शेष 5 जंजीरों को भी वियोग और पुनर्मिलन सीमा, सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री, और शक्ति परिवर्तन सीमा, ची ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, नया नाम, शक्ति रूपांतरण सीमा के खून समूह के विशेषज्ञों ने निशाना बनाया था। जो लोग जंजीरों से जकड़े हुए थे, वे भयभीत थे, ये सोचकर कि उनका जीवन समाप्त हो गया था। किसने सोचा होगा कि उन्हें जकड़ने के बाद जंजीरें सीधे उनके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी और 8 जंजीरें गायब हो जाएंगी। वीरेंद्रपाल ने अचानक महसूस किया कि उसकी जीवन शक्ति सीमा की ताकत को एक अदृश्य शक्ति ने दबा दिया था, और मदद किए बिना वह कराहा मुंह खोलकर उसने एक मुंह खून थूक दिया। 3 वियोग और पुनर्मिलन सीमा के विशेषज्ञ और शक्ति रूपांतरण शिष्य भी वही थे। उनका रंग तुरंत बहुत पीला पड़ गया और उन सभी ने खून की उल्टी कर दी। बचे हुए शक्ति रूपांतरण शिष्य ने अप्रत्याशित रूप से एक पल में अपनी सांस खो दी और जमीन पर मरकर गिर गया। क्या हुआ? विक्रम गुस्से में था। उसने अभी देखा कि स्थिति अच्छी थी और वह प्रतिद्वंद्वी के स्वर्ग श्रेणी के गुप्त खजाने को नष्ट करने वाला था। उसके दिल में वह सोच रहा था कि रवीना सिंह को कैसे अपमानित किया जाए, लेकिन पलक झपकते ही उसकी तरफ का एक व्यक्ति मर गया, 5 गंभीर रूप से घायल हो गए, और यहाँ तक कि वीरेंद्रपाल भी निराश था। विक्रम गुस्से में कैसे नहीं हो सकता था? जो बतख उसके मुंह में थी वह इस तरह उड़ गई। मास्टर विक्रम, कृपया शांत रहें। वीरेंद्रपाल ने चुभने वाले दर्द का विरोध किया, ठंड को बाहर निकालने के लिए अपनी जीवन शक्ति को संचालित किया और कमजोर ढंग से समझाया, मुझे डर है कि उस महिला ने यहाँ एक जाल बिछाया था और इस बार उसने हमसे निपटने के लिए सरनी की शक्ति का उपयोग किया। हम ध्यान नहीं दे रहे थे और उसे सफल होने दिया। कचरे का एक ढेर। विक्रम गुस्से में आ गया, जोर से शाप देते हुए, इतने सारे लोग एक व्यक्ति से निपटने के लिए, और फिर भी हम सभी हार गए। वीरेंद्रपाल के चेहरे पर गुस्से का एक निशान झलका, लेकिन उसने इसे दबा दिया और कहा, हालांकि हमें धोखा दिया गया, वह महिला निश्चित रूप से अच्छी स्थिति में नहीं है। मुझे डर है कि उसके पास जीवन शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। अगर हम इस समय उनका पीछा कर सकते हैं, तो वे केवल वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे भेड़ के बच्चे हैं। विक्रम ने अधीरता से कहा, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से उनका पीछा करो। वीरेंद्रपाल की आंखें भयंकर आंधी मंडप के छोटे मछली समूह की ओर मुड़ी और उदासी भरे चेहरे के साथ कहा, मैं तुम्हें जीने का एक मौका दूंगा, अगर तुम उस महिला को पकड़ सकते हो तो। मैं, वीरेंद्रपाल, इस जगह से सुरक्षित रूप से निकलने के लिए जिम्मेदार होऊंगा। अभी तक रवीना सिंह की 8 जंजीरें खून समूह के विशेषज्ञों पर लक्षित थीं, लेकिन भयंकर आंधी मंडप के लोगों का समूह घायल नहीं हुआ था। 5 लोग घाटी में जीवित प्रवेश कर चुके थे और अब भी 5 थे। खून समूह की तुलना में उनकी स्थिति बहुत बेहतर थी। नए नाम जो अब याद रखे जाएंगे: इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री, अमरता आरोहण सीमा, ची ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, शक्ति रूपांतरण सीमा। क्या आप जानना चाहेंगे कि जीवक्ति त्रिपाठी और रवीना सिंह कैसे बचते हैं, या क्या भयंकर आंधी मंडप के लोग विक्रम के लिए उनका पीछा कर पाएंगे? अध्याय 95, छिपाव और स्पर्श का संकट। ध्रुव पाठक न्यू लैंग वीरेंद्रपाल के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? भले ही दूसरा पक्ष कितना भी कमजोर लगता हो, वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनसे वे निपट सके। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और ध्रुव पाठक ने पूछा, वरिष्ठ वीरेंद्र, क्या आप निश्चित हैं कि उस लड़की में लड़ने की ताकत नहीं है? बिल्कुल निश्चित, वीरेंद्रपाल ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। अगर तुम अभी उसका पीछा करते हो तो तुम में से कोई भी उसे पकड़ सकेगा और उसे मास्टर विक्रम के पास वापस लाएगा।
तुम्हारे लिए कई लाभ होंगे। अच्छा, तो हम उसका पीछा करेंगे। ध्रुव पाठक की आंखों में पागलपन और नफरत झलक उठी। इन दिनों उसने खून समूह से बहुत कष्ट झेला था। भयंकर आंधी मंडप के उसके कई भाई मर चुके थे और संयमित कठोर शरीर बॉडी टेम्परिंग सीमा का कोई भी जीवित नहीं बचा था। उसका गुस्सा वीरेंद्र पाल पर निकल नहीं सका, इसलिए वह इसे केवल जीवप्ती त्रिपाठी और रवीना सिंह पर स्थानांतरित कर सका। रवीना सिंह में लड़ने की ताकत नहीं थी, तो वे जीवप्ती त्रिपाठी को अपनी आंखों में कैसे रख सकते थे। भयंकर आंधी मंडप के लोगों के उदासी भरे पहाड़ी घाटी में गायब होने के बाद वीरेंद्र पाल ने खून समूह के शिष्यों की ओर देखा और कहा, तुम लोग भी जाओ। उस लड़की को भागने मत दो। उसके पीछे निश्चित रूप से एक शक्तिशाली समर्थक है। एक बार जब ये खबर बाहर निकल जाएगी तो हमारा खून समूह बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। हाँ, हालांकि ये लोग भी बहुत कमजोर थे। यह एक महत्वपूर्ण मामला था, इसलिए वे केवल खुद को बाहर जाने और पीछा करने के लिए मजबूर कर सके। इस समय घाटी में केवल विक्रम और वीरेंद्र पाल ही बचे थे। विक्रम का स्वर थोड़ा अधिक कोमल था जब उसने पूछा, हॉल मास्टर वीरेंद्र, क्या हो रहा है? वीरेंद्र पाल कड़वाहट से मुस्कुराया, मुझे नहीं पता कि उस लड़की ने किस विधि का उपयोग किया, लेकिन मेरी ताकत को शक्ति रूपांतरण स्तर 3G ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 3 तक दबा दिया गया है। जो 3 जंजीरें मेरे शरीर में प्रवेश कर गईं, उन्होंने मेरी जीवन शक्ति और शक्ति केंद्र टेंशन को बंद कर दिया। ऐसी कोई विधि है? विक्रम का चेहरा हक्का बक्का रह गया। वीरेंद्र पाल ने सिर हिलाया, अगर मैं ऐसा हूं तो अन्य शिष्य और भी बुरे हैं। वे अपनी ताकत का केवल 30% से कम उपयोग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? विक्रम के चेहरे पर बेचैनी दिखाई दी। चिंता मत करो, वीरेंद्र पाल ने सिर हिलाया। मैंने भयंकर आंधी मंडप के उन छोटे मछलियों से झूठ नहीं बोला। उस महिला ने इतनी शक्तिशाली विधि का उपयोग किया और लंबे समय तक अपने रक्षात्मक गुप्त खजाने को बनाए रखा। उसकी जीवन शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी है। साथ ही उसे मेरी हथेली से चोट लगी। उसके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब तक हम उन्हें ढूंढते हैं जो तुम्हारा है, युवा स्वामी विक्रम, वह अभी भी तुम्हारा होगा। ये सुनकर विक्रम ने आखिरकार राहत की सांस ली। अपनी आंखें घुमाते हुए उसने कहा, अभी तक। विक्रम बहुत गुस्से में था और उसका स्वर थोड़ा कठोर था। मुझे उम्मीद है कि हॉल मास्टर वीरेंद्र इसे दिल पर नहीं लेंगे। इस मामले के निपटाए जाने के बाद मैं निश्चित रूप से दादा को हॉल मास्टर वीरेंद्र की कड़ी मेहनत के बारे में बताऊंगा। युवा स्वामी विक्रम, आप बहुत गंभीर हैं। हम परिवार हैं। वीरेंद्र पाल संतुष्टि से मुस्कुराया, लेकिन अब मैं युवा स्वामी विक्रम से अपनी रक्षा करने के लिए कहना चाहूंगा। मैं देखूंगा कि क्या मैं अपने शरीर में इन शक्ति जंजीरों को हटा सकता हूँ। ठीक है। जब वे बात कर रहे थे, उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया। उनकी आंखों में रवीना सिंह परेशान करने वाली थी। जीवप्ती त्रिपाठी कुछ भी नहीं था। अब जब रवीना सिंह ने अपनी पूरी जीवन शक्ति खो दी थी, तो वह एक ऐसे हेजहॉग की तरह थी जिसे उसके सभी कांटों से छीन लिया गया था। कोई भी उसे आसानी से नीचे उतार सकता था। चट्टान के छिद्र में छिपाओ। इस पल जीवप्ती त्रिपाठी पहले ही रवीना सिंह को घाटी के किनारे पर ला चुका था। वहां एक दरार थी जिसमें एक समय में केवल एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता था। रवीना सिंह को अंदर रखा गया, जबकि जीवप्ती त्रिपाठी ने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। दरार के सामने एक झाड़ी थी जिसने प्रवेश द्वार को ढांक दिया था। वे दोनों एक साथ दबे हुए थे, लगभग एक में विलय हो गए थे। बात मत करो, कोई आ रहा है। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक हाथ से रवीना सिंह को पकड़ा और फुसफुसाया। रवीना सिंह का चेहरा पीला था। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और अपनी सांस रोक ली। थोड़ी देर के बाद ध्रुव पाठक और उसके लोग उनके सामने चमके। उनके पैरों की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई। दोनों पक्ष केवल 1 दर्जन या उससे अधिक फुट अलग थे। हालांकि रात अंधेरी थी और हवा तेज थी। घाटी में येन शक्ति घनी थी, जिसने जीवप्ती त्रिपाठी और रवीना सिंह को पूरी तरह से छिपने की अनुमति दी। ध्रुव पाठक और उसके लोगों के दूर होने के बाद रवीना सिंह इसे और अधिक रोक नहीं सकी। उन्होंने एक मुंह खून थूका, जिससे उनके चेहरे को ढांकने वाला दुपट्टा लाल हो गया। वीरेंद्र पाल की हथेली ने आखिरकार उन्हें चोट पहुंचाई थी। क्या तुम ठीक हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने घबराकर पूछा। मेरी गोली पाने में मेरी मदद करो। रवीना सिंह की आवाज कमजोर थी। उनका शरीर नर्म पड़ गया और जमीन पर गिर गया। उनमें एक उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं थी। ये कहाँ है? मेरी बाहों में। जीवप्ती त्रिपाठी ने जल्दी से अपना हाथ उनकी बाहों में डाल दिया। हालांकि
उसने जल्दी से अपना हाथ वापस ले लिया और अपने सामने अपनी छोटी वरिष्ठ बहन की ओर देखा। रवीना सिंह भी उसे देख रही थी। उनका पीला चेहरा शर्मा गया, उनका शरीर थोड़ा कांप रहा था। जब जीवक्ति त्रिपाठी ने धीरे से उनके सीने को छुआ था तो उन्होंने अपने सीने से लेकर अपने दिल के नीचे तक बिजली जैसी सुन्नता महसूस की थी। वह लगभग मौके पर बेहोश हो गई थी। इसे सहन करो। जीवक्ति त्रिपाठी जानता था कि यह एक नाजुक क्षण था। उसने अब और संकोच नहीं किया। उसने रवीना सिंह से फुसफुसाया। फिर उसने अपना हाथ फिर से रवीना सिंह के कपड़ों में डाल दिया। गर्मी थी। रवीना सिंह ने ज्यादा कपड़े नहीं पहने थे। बाहरी स्कर्ट के अलावा उन्होंने केवल अंडरवियर पहना था। जब जीवक्ति त्रिपाठी ने अपना हाथ उनके कपड़ों में डाला तो उसे महसूस हुआ कि वह एक ऐसे स्वर्ग में प्रवेश कर चुका है जो लोगों को वापस लौटना भूल जाता है। वह मोटी और नर्म थी, अद्भुत लोच से भरी हुई थी। ये छोटा नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ा भी नहीं था। वह इसे अपनी हथेली से ढंक नहीं सका। समय समय पर उसकी पांचों उंगलियां उन छोटे प्रक्षेपणों के संपर्क में आएंगी। हर बार जब वे छूते थे, रवीना सिंह का शरीर थोड़ा कांपता था। एक दूसरे के जलते हुए शारीरिक तापमान को महसूस करते हुए कुछ ही सांसों के समय में, चाहे वह जीवक्ति त्रिपाठी हो या रवीना सिंह, दोनों की सांसें छोटी हो गई थीं और उनका खून उनके शरीरों में तेजी से बह रहा था। जीवक्ति त्रिपाठी ठीक था, हालांकि वह थोड़ा शर्मिंदा था। वह अभी भी एक आदमी था। उसने अपनी त्वचा को मोटा किया और दिखावा किया कि कुछ नहीं हुआ है। दूसरी ओर रवीना सिंह की साफ आंखों में वसंत पानी का एक पूल होता हुआ लगता था। उनका भाव शर्मीला और गुस्सा था। जो सांस उन्होंने बाहर निकाली वह सुगंधित थी और अकथनीय रूप से आकर्षक थी। बहुत ज्यादा मत सोचो, जीवक्ति त्रिपाठी ने सावधानीपूर्वक खोज करते हुए उन्हें सांत्वना दी। रवीना सिंह आखिरकार इसे रोक नहीं सकी। उन्होंने अपनी सांस रोकी और कमजोरी से कहा, ये दूसरी तरफ है। ओह! जीवक्ति त्रिपाठी अचानक होश में आ गया। वह सोच रहा था कि इतनी देर तक खोजने के बाद भी उसे यह क्यों नहीं मिला। पता चला कि वह इस तरफ नहीं था। क्या गड़बड़ी है? उसने दूसरी तरफ हाथ डाला और गहराई से खोजा। अंत में उसे कई छोटी बोतलें मिलीं। इस दौरान वह नहीं जानता था कि रवीना सिंह ने उन्हें कितनी बार हिलाया था। कौन सी? जीवक्ति त्रिपाठी ने पूछा। बीच वाली। रवीना सिंह की आवाज बहुत कमजोर थी। उन्होंने अपनी आंखों से संकेत दिया। जीवक्ति त्रिपाठी ने जल्दी से बीच वाली बोतल को उठाया और कुछ गोलियां बाहर निकाली। उसने अपने चेहरे को ढंकने वाले कपड़े को उठाया और उन सभी को रवीना सिंह के मुंह में ठूंस दिया। इस छोटी वरिष्ठ बहन का एक विशेष संविधान था। पवित्र आत्मा दवा शरीर, सेक्रेड स्पिरिट मेडिसिन बॉडी। नया नाम, पवित्र आत्मा औषधि शरीर दुनिया में सबसे अच्छा मानव शरीर कर रहा था। वह कितनी भी गोलियां खाए, कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। कई गोलियां पेट में प्रवेश करने के बाद रवीना सिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान किया। जीवक्ति त्रिपाठी मुड़ गया और बाहर की किसी भी हलचल के लिए सतर्कता से देखा। लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद रवीना सिंह धीरे धीरे ठीक हो गईं। उन्होंने अपनी आंखें खोली और शर्माकर जीवक्ति त्रिपाठी की पीठ की ओर देखा। जो कुछ अभी अभी हुआ था उसे याद करते हुए रवीना सिंह के गाल जल गए। हालांकि वह जानती थी कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, फिर भी वह छिपने के लिए एक छेद ढूंढना चाहती थी। ये बहुत शर्मनाक था। जैसे कि रवीना सिंह की निगाह को महसूस करते हुए सतर्क जीवक्ति त्रिपाठी अचानक मुड़ गया। जब उसने देखा कि रवीना सिंह ने खेती पूरी कर ली है तो वह आह भरे बिना नहीं रह सका। क्या तुम ठीक हो? रवीना सिंह की आंखों में घबराहट झलकी। उन्होंने जल्दी से नजरें हटाईं। हालांकि मेरा जीवन खतरे में नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए लड़ नहीं सकती। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। जीवक्ति त्रिपाठी ने आखिरकार आराम किया। नए नाम जो अब याद रखे जाएंगे, सेक्रेड स्पिरिट मेडिसिन बॉडी, पवित्र आत्मा औषधि शरीर। जीवक्ति त्रिपाठी और रवीना सिंह दोनों ने कुछ देर के लिए संकट को टाल दिया है। क्या आपको लगता है कि विक्रम के लोग जल्द ही उन्हें खोज लेंगे, या क्या जीवक्ति त्रिपाठी उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढ पाएगा?